Hello students, in the last session we have started our new chapter of biology, that is cell structure and function. That was the first part and this is the second part where we are going to complete this chapter. Okay, so let's start. हम एक बार रिकैप ले लेते हैं. कल लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी. सेल को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था. फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ओ साइंटिस्ट ने उसे अच्छे से मॉडिफाई किया, सेल को प्रॉपरली डिस्कवर किया गया. आफ्टर दैट स्केलेटन एंड स्क्वान ने अपनी सेल थ्योरी दी थी. उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद हमने सेल की शेप एंड साइज़ को डिस्कस किया था. डिफरेंट काइंड की शेप हमारी सेल की शेप होती है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रही है. साइज़ भी अलग अलग टाइप की. लार्जेस्ट सेल इज़ द ऑस्ट्रिच एग सेल एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज़ द बैक्टीरियल सेल. तो उस बेसिस पे हमने डिस्कशन किया था. उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डिस्कस किया था. एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने पढ़ा था कि एक जो सेल है उसमें क्या 3 मेन पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले तो उसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, जो उसकी आउटर कवरिंग है, जो उसे सराउंडिंग से सेपरेट करती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. आफ्टर दैट इट्स सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस. दिस इज द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल. Just like brain controls our body, same nucleus controls all the functions of cell. न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स की बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज जीन्स आर द हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करती है. सेल मेम्ब्रेन क्या थी, सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि क्या करती है, पर्टिकुलर सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है. ओके, थर्ड पार्ट इज अ साइटोप्लाज्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म is a jelly like substance. It is a jelly like substance which make up the cell. मतलब सेल का जो मेजॉरिटी ऑफ द जेली लाइक सब्सटेंस है, यहाँ जो पूरा कंप्लीट जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है. एंड मोस्टली ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद इन दिस. ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म मेजॉरिटी ऑफ द हमारी जितनी भी फंक्शंस है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, वो सब कहाँ, इस साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है. ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या कंटेन करता है, बहुत स्मॉल बॉडीज. दिस साइटोप्लाज्म कंटेन्स स्मॉल बॉडीज और स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट आर नोन एज ऑर्गेनेलीज. जो क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं. जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में हमें क्या डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज मिलती हैं जो कि क्या करती हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. जैसे अगर हम डिस्कस करें वन बाय वन अपनी सेल ऑर्गेनेलीज अगर हम देखें, सो सबसे पहले हमारी जो सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली इज नथिंग बट द ऑर्गन स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जो फ्लोट करती हैं या इमर्ज्ड होती हैं, सबमर्ज होती है, सॉरी. फर्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है. दिस इज डुअल मेम्ब्रेन. 2 मेम्ब्रेन होती है इसकी, एक मेम्ब्रेन ये, एंड जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इट्स इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड. इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्डेड होती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. This mitochondria is known as powerhouse of the cell. This is most important. ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि why mitochondria is known as powerhouse of the cell. So it is because this mitochondria produces energy. ये जो mitochondria है ये फूड से क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है. एनर्जी हमारी बॉडी के लिए क्या पावर की तरह वर्क करती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रही है. दैट्स वाई दिस mitochondria is known as powerhouse of the cell. So we can write the answer because it converts or produces, we can say produces energy in the form of ATP. This is very important. ATP क्या है? ATP is the energy currency of the body. This is the energy currency of the body. बॉडी की जो एनर्जी करेंसी, जैसे अगर हम अपनी करेंसी, हम अपनी लोकल नॉर्मल लाइफ की करेंसी की बात करें, दैट इज़ मनी. हमारा जो नोट्स हम एक्सचेंज करते हैं, जो कॉइन्स एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ द करेंसी फॉर आवर लाइफ, या फिर हमारी जो लाइवलीहुड के लिए, जो सर्वाइवल के लिए चाहिए. लेकिन
अगर हम अपनी इनसाइड द बॉडी की बात करें, इनसाइड द बॉडी हमें एनर्जी जिस भी फॉर्म में रिक्वायर्ड होगी वो फॉर्म क्या कहलाती है, एटीपी कहलाती है, एंड इट्स फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राई phosphate. This is the energy currency of the cell of the body. जिस भी फॉर्म में हमें जहाँ भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमेशा किस फॉर्म में चाहिएगी, हमें एटीपी के फॉर्म में ही रिक्वायर्ड होगी. सो व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. सो दिस इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट हमारी जो आती है वो आती है प्लास्टिड. सेकेंड ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? फर्स्टली द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. प्लास्टिड जो होते हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे. एनिमल सेल में हमें कभी भी प्लास्टिड नहीं मिलेंगे. प्लास्टिड जो होते हैं वो स्पेशली मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट. मेनली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कलर प्रोवाइड कराना. जैसे अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स का कलर ग्रीन होता है. क्यों होता है? बिकॉज द लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. क्योंकि लीव्स में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. एंड दिस क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स. लीव्स का जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में ही मिलता है. एंड दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. लीव्स में कौन सा प्लास्टिड मिलता है? हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है, एंड दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर को छोड़ के, ग्रीन पिगमेंट को छोड़ के बाकी कलर्स जो भी हमारे प्लांट के पास होते हैं, फ्लावर की पेटल्स देखें हम या फिर किसी भी बर्ड की कलर देखें, ईच एंड एवरी कलर, स्पेशली फ्रूट्स के कलर जो फ्लावर्स के कलर्स होते हैं वो कौन देता है? वो क्रोमोप्लास्ट देता है. लेकिन अगर हम किसकी बात करें, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, दिस इज कलरलेस प्लास्टिड. दिस इज कलरलेस प्लास्टिड. एंड इसका काम क्या होता है? इट स्टोर्स मटेरियल. ये मटेरियल्स को स्टोर करके रखता है. मतलब जैसे फूड को स्टोर करना है या फिर एक्सेस ऑफ सब्सटेंसेस को स्टोर करना है, उसका काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है. इट डू नॉट हैव एनी कलर. ये कलरलेस प्लास्टिड है. सो मेन फंक्शन प्लास्टिड का क्या है? मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Next we move to the another organelle which is vacuoles. Vacuoles are nothing but a sac-like structure. जिनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक्सेस ऑफ फूड या एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वेस्ट जो भी है हमारी सेल के अंदर, उस सबको स्टोर करने का इसका काम होता है. प्लांट सेल और अगर एनिमल सेल की बात करें तो जो प्लांट सेल है हैव अ लार्ज वैक्यूल. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स हो भी सकते हैं एंड नहीं भी. आइदर एब्सेंट एंड इफ प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट है देन दे आर वेरी स्मॉल, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे मिलते हैं. जबकि प्लांट सेल में हमें एक लार्ज वैक्यूल मिलता है. दिस इज द वैक्यूल. वैक्यूल का काम क्या है? जो एक्सेस ऑफ सब्सटेंस है उसको स्टोर करने का काम होता है. मतलब बॉडी में जो भी वेस्ट है या फिर जो कोई एक्सेस सब्सटेंस स्टोर करके रख लेगा और जब भी रिक्वायर्ड होता है तभी उसको रिलीज कर देता है. नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेली है दैट इज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स आर अगेन sac-like स्ट्रक्चर. इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. They are known as suicidal bag of the cell. Suicidal bag of the cell को क्यों कहा जाता है? Suicidal bag of the cell इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि लाइसोसोम जो करते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं? हार्मफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं. और ये जो हार्मफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये अपनी खुद की सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जैसे सपोज ये सेल है, उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट है. सेल में किसी भी टाइप की कोई भी इंजरी होती है या कोई भी डैमेज होता है तो उस टाइम पर ये जो सेल है वो क्या करती है? उसका जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम इसका बर्स्ट हो जाता है, और उस लाइसोसोम के बर्स्ट होने के बाद जितना भी वो डाइजेस्टिव एंजाइम था वो बाहर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो अपनी खुद की सेल को भी किल कर देता है.
दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। कर क्या रहा है, एज द कि सेल में जिस भी तरह की कभी भी कोई भी इंजरी हुई, इंजरी होते ही तुरंत ये अपना जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट होगा, और बर्स्ट होते ही सारा डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल का सुसाइड हो जाएगा, सेल वहीं की वहीं किल हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। मेन इसका यही काम होता है, जो भी हमारे बॉडी में हमारे सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर एंटर हो जाता है तो उसको ये तुरंत किल कर देता है, और इसका स्पेशल फंक्शन क्या है कि ये सुसाइडल बैक ऑफ द सेल की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है राइबोसोम्स। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। हमारी सेल्स के अंदर जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन कौन करने में हेल्प करता है, राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। राइबोसोम्स ने किसी भी तरह का या कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन किया या फिर कोई और मटेरियल जो हमारे सेल के अंदर बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अदर ऑर्गेनेलीज, गोल्जी बॉडीज, दीज बॉडीज सिक्रीट डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत अलग अलग तरह के सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जैसे एंजाइम्स, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है। एंजाइम्स आर द केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जो रिएक्शंस चल रही हैं उनको कैरी आउट करने के लिए यूज़फुल होता है, उनको उन रिएक्शंस को अच्छे से कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंजाइम्स का सिक्रीशन कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। अब जैसे अगर हम देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस किया राइबोसोम्स ने, एंजाइम का सिक्रीशन किया गोल्जी बॉडीज ने, उसको ट्रांसपोर्टेशन पूरे सेल में कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा हमारे एक लास्ट हमारा जो रहता है दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम स्मॉल बॉडीज हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन सेल डिवाइड्स। जब सेल डिवाइड करती है तो उस टाइम पर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन रोल प्ले करता है, सेंट्रोसोम अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब ये सेल डिविजन में हेल्प करता है। सो दिस आर ऑल द ऑर्गेनेलीज दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। इसीलिए बोला जाता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब कहाँ परफॉर्म होती हैं, वो हमारी विद इन द साइटोप्लाज्म परफॉर्म होती है। एक चीज़ हमारी रह गई, हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। ऐसे ही प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड को किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दीज आर नोन एज किचन हाउस ऑफ द सेल। सेल का किचन हाउस मतलब क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। किचन की तरह जैसे किचन में फूड प्रिपेयर होता है उसी तरीके से फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, इसीलिए प्लास्टिड को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक टर्म आती है हमारी, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मतलब सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया। एक टर्म यूज की जाती है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। इट इज द लिविंग मैटर, लिविंग पार्ट या फिर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। सेल का जितना भी लिविंग पार्ट होता है, लिविंग मैटर होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। दिस कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक पूरा एक नाम दे दिया गया है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। मतलब अगर ये सेल है उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। तो क्या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। एंड दिस इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन भी आता है कि लिविंग पार्ट क्या है सेल का, तो क्या होता है वो प्रोटोप्लाज्म विच कंटेन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ एंड डिविजन। वैसे अगर हम देखें तो हर एक सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। हर कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ या फिर डिवीजन। एवरी ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डिवाइड। हर एक सेल में जो ग्रोथ होती है वो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है, मतलब एक सेल है वो ग्रो कर रही है, ग्रो करके वो मैक्स टू मैक्स उसका जो उसने साइज अटेंड करना था उसने वो अटेंड कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाती है देन द सेल डिवाइड्स। फिर क्या करती है, ये जो सेल है वो डिवाइड करके दो न्यू सेल का फॉर्मेशन करती हैं। ये सेल फिर से ग्रोथ करती हैं, ग्रोथ करने के बाद फिर वो नए सेल का फॉर्मेशन करती हैं। हमारी बॉडी में 100 ऑफ सेल्स या मिलियंस ऑफ सेल रोज
डेड होती हैं एंड रोज़ उसको रिप्लेस किया जाता है नई सेल्स से। कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ट्रिलियन ऑफ सेल्स, अगर हम बात करें तो उसमें से मिलियन ऑफ सेल्स डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो वो डेड भी होती हैं और न्यू सेल्स उसमें बनती भी रहती हैं। किस तरीके से सेल डिवाइड होती है अगर हम देखें, जैसे ये हमारी ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिविजन। जब भी सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। बाकी जो मटेरियल है, बाकी जो ऑर्गेनेलीज है वो अपने आप सिंथेसाइज हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट करता है। न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे क्या होगा, ये न्यूक्लियस और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होगा। अब साथ में जो ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन है ये भी इस तरीके से टूटना स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस सेल का न्यूक्लियस इधर आ गया और इस सेल का न्यूक्लियस इधर आ गया, और अब ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द न्यू सेल्स दैट फॉर्म्स आर नोन एज डॉटर सेल्स। दैट्स हाउ द सेल डिवाइड्स। इस तरीके से सेल डिवाइड करती है। हमारी बॉडी की हर एक सेल को रिप्लेस करना पॉसिबल है जो सेल डिवाइड हो जाती है, लेकिन हमारे जो ब्रेन में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, नर्व सेल्स एक बार अगर बन गई तो उनको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। नर्व सेल्स को दोबारा रिप्लेस नहीं किया जाता। इसीलिए अगर कभी भी नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह का कोई डैमेज होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसको हील करना इम्पॉसिबल है। वो हील नहीं हो पाती क्योंकि सेल्स रिप्लेस नहीं होती। सेल को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं। एक बार सेल डेड हो गई तो वो डेड हो गई। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। की स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर ली, फंक्शन कैसे करता है वो भी हमने देख लिया। आई होप यू गाइस ऑल गॉट इट। Read the chapter carefully and correct your doubts. I will try to solve all your doubts. Thank you so much.